इसी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के उसमें हम लोग अपने आज मेन टॉपिक पे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके सिलेबस इस यूनिट में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाई करनी है उसके बारे में स्टडी कर लिया और दो छोटे छोटे डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है। आज हम अपने मेजर टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी ध्यान से इसको समझिएगा। ये नोट्स आपको इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सअप चैनल पे हमारे एनईपी फिजिक्स के व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आप इससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम कहता क्या है। ये उसी तरीके से है जैसे आप लोगों ने बायो-सेवर्ट के लॉ को पढ़ा था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था मैग्नेटोस्टैटिक के लिए, वैसे ही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम परिवर्ती समय क्षेत्र के लिए है ना। तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को हमको समझना है और ये कैसे हुआ उसके बारे में भी अपन विजुअल देखेंगे। तो शॉर्ट में ऐसे एक स्पेसिफिक रूप से लिख के आना है, उसी फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज इसको तैयार किया है। तो देखते हैं क्या कहता है कि फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए। ठीक, कितने नियम दिए हैं जी? दो नियम। अब पहला नियम क्या कहलाता है कि जब किसी बंद परिपथ क्लोज सर्किट में, मतलब उसमें करंट वगैरह फ्लो होते रहना चाहिए, से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसी को ईएमएफ बोल रहे थे हम लोग। क्या बोल रहे हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। भाई एक करंट तो पहले से बह रहा है सर्किट में, जो बाहर से करंट हम लोग दिए हैं वो वाला, और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी वजह से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा केवल तभी बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या चीज? परिवर्तन जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है ना। चुंबकीय फ्लक्स में अर्थात बल रेखाओं की संख्याओं को बढ़ाने पर विपरीत दिशा में धारा तथा चुंबकीय फ्लक्स के घटने पर समान दिशा में धारा उत्पन्न होती है। ये लास्ट का दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि चुंबकीय फ्लक्स में बल रेखाओं की संख्या को बढ़ाने पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो विपरीत दिशा में होती है। मतलब सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, उसके विरोध में। तथा यदि चुंबकीय फ्लक्स को घटाओगे आप तो उसी दिशा में, समान दिशा में धारा उत्पन्न होती है। तो एक नियम तो ये है। ठीक, इसको समझेंगे अपन लोग। ठीक, दूसरा क्या बोलता है जी? दूसरा नियम कि जो प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल का मान जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे उतना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा। परिवर्तन करेंगे क्या है? मतलब है कि एकदम बढ़ाएंगे ही नहीं, एकदम से कम भी कर सकते हैं, एकदम से बढ़ा भी सकते हैं। अब यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान बनी रहती है तो स्थिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते रहता है। तो अगर नोटेशन में कैसे लिखेंगे जी इसको, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी परिपथ में किसी समय अंतराल डेल्टा टी या डी टी में, छोटे समय अंतराल में कोई धारा प्रवाहित करने पर स्मॉल ई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इस नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं वो समानुपाती होगा डी फाई अपॉन डी टी, मतलब समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो डी टी क्या चीज है? डी फाई अपॉन डी टी डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या चीज है? समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर। इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे k, तो ये E इज इक्वल टू k डी फाई अपॉन डी टी, और k का मान कांस्टेंट के अकॉर्डिंग 1 अगर ले लेंगे तो E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे जो इस हमने डेफिनेशन में लास्ट का दो लाइन जो हमने पढ़ा पहले वाले नियम में कि ये क्या बोलता है जी कि चुंबकीय फ्लक्स अर्थात जो बल रेखाओं की संख्या बढ़ाने पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है प्रेरित धारा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान को घटाने पर सेम डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। मतलब रिवर्स है, जितना ज्यादा फ्लक्स आप बढ़ा रहे हो तो धारा तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन उसका दिशा विपरीत है। किसके विपरीत है?
जो धारा पहले से सर्किट में प्रवाहित हो रहा है उसके दिशा के विपरीत है। मतलब क्या इससे समझ में आता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो पहले से सर्किट में फ्लो होने वाले धारा का विरोध करती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इस फॉर्मूले में यूज करते हैं हम लोग कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो क्या वो कहा जी कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सदैव चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, अगेंस्ट करता है। ठीक, इसका कंप्लीट क्लियरिफिकेशन लेंज के नियम में हम आपको समझाएंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। ठीक, और इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं जी, हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू डी एस, मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एस जो उसका एरिया होता है। तो इस फॉर्मूले में जब आप ऐसा रखेंगे तो ई इज इक्वल टू माइनस बी डी एस अपॉन डी टी, इस रूप में भी इसको लिखा जाएगा जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे। अब ये ई प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा को समझ लीजिए। क्या चीज है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ में एकांक परीक्षण धनावेश को चलाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इस कार्य को बल के रेखीय समाकलन के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब फिजिकली मीनिंग ये है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका अमाउंट कितना है कि अगर आप किसी एक परीक्षण आवेश को पूरे उस परिपथ में, तार के पूरे परिपथ में चलाने में जितना काम लग रहा है वही इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का अमाउंट होगा। तो पूरे परिपथ में कंप्लीट रोटेशन को हम लोग लाइन इंटीग्रल से प्रदर्शित करते हैं जी। तो E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएल में उसके लाइन इंटीग्रेशन के बराबर। अब फैराडे का नियम का थोड़ा सा आपको एक विजुअल आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जो आप लोग इससे पहले अपने छोटे क्लासेस में 12th वगैरह में वो डायग्राम वगैरह से आप लोग पढ़ते चले आते हैं कि एक ठो सर्किट बना होता है इस तरह से। अगर हम उसको बनाएं ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे, और यहाँ पे आप बैटरी वगैरह लगा के ऐसे प्लस एंड माइनस, अगर एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो यहाँ पे कोई मैग्नेट को इस तरह से लेते हैं जी N और S। तो एक बार अगर आप इसको पास लेके आएंगे, ठीक, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आप अटैच कर दीजिए इस तरह से। इसमें धारा में होने वाले परिवर्तन को अगर नापने के लिए कोई सिस्टम हमने लगा दिया, और एक बार चुंबक को जब इसके पास लेके आएंगे, फिर अगले कंडीशन में मैग्नेट को इससे दूर लेके जाते हैं। तो ऐसे करके 4 स्टेप में उसको समझाए रहते हैं ना। तो वो डायग्राम बना के उस तरह के एक्शन को लिखने का कोई औचित्य नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स की क्रियाओं को नहीं लिखा जाता। तो वो ना तो आप डायग्राम बनाइए इस एक्सपेरिमेंट को एग्जाम में लिखने के लिए, ना ही इस चीज को करिए। विजुअलाइजेशन आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, उससे इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्क्रीन पे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है यहाँ पर। हम उसी पे बात कर रहे हैं। ये मैग्नेट है हमारा, इसे हम मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे इस तरह से, ठीक। और इसमें चलिए गैल्वेनोमीटर भी हमने यहाँ पे, ये बल्ब है पहले तो, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें कैसे बनेगी, ये अगर मैग्नेट है तो किस तरह से बनेगा, ये रहेगा। और अगर आप इस मैग्नेट को मूव करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है उस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इंड्यूस करंट कैसे बनता है उसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ठीक है ना जी। तो चलिए, अब अगर ये मैग्नेट इस सर्किट के पास आएगा तो इस सर्किट में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग मैग्नेट के पोजीशन में परिवर्तन करते हैं इस तरह से, देखिए मैग्नेट कुंडली के पास जा रहा है, तो देखिए परिपथ में आपको धारा प्रवाहित होते हुए दिख रहा है। ये देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा में भी बदलाव हो रहा है, ठीक। मैग्नेट का एस ध्रुव इस सर्किट के जैसे जैसे पास आता है, देखिए यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। अगर इसमें जितना तेज करेंगे हम लोग, अगर मैग्नेट को जल्दी जल्दी परिपथ से आगे पीछे करेंगे तो जल्दी जल्दी करंट प्रोड्यूस होगा। देखिए जब एकदम पास आता है तो करंट की दिशा एक दिशा में होती है, और जब तुरंत वो रिटर्न होने लगता है तो भी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक। और जल्दी करेंगे तो देखिए इस तरह से, ये देखिए
चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं, और करंट के डायरेक्शन में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी अपन देख पा रहे हैं। ठीक, इस तरह से जितना आप उसको तेज करेंगे ये इस तरह से आएगा। अगर हम लोग मैग्नेट की उसको बदल दें इस तरह से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से चीज आएगा। अगर आप मैग्नेटो गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए यहाँ पर, ये सॉरी बल्ब के अकॉर्डिंग ऐसा। तो ये एक विजुअल काफी है आपको इस चीज को समझने के लिए कि एस ध्रुव अगर सर्किट के पास जा रहा है तो एक दिशा में, और जैसे ही तुरंत वो दूर जाने लगता है तो भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये फैराडे का नियम, अगर आप मैग्नेट को रोटेट करेंगे इस तरह से तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट होगा। इस तरह से देखिए, जैसे एन ध्रुव आ रहा है तो एक बार एस ध्रुव आ रहा है तो तुरंत धारा की जो दिशा है वो बदल जा रही है इस तरह से। और इसको देख लीजिए, एक दफा में एस आएगा, एक दफा में एन आएगा। तो सर्किट में ना तो कोई पावर का सप्लाई है, ना तो कोई एक्स्ट्रा बैटरी का सोर्स हमने जोड़ा हुआ है बल्ब में, फिर भी वो ब्लिंक हो रहा है, बल्ब जो है जल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बल रेखाओं की संख्या जो आप देख रहे हैं परिवर्तित हो रहा है वो, और मैग्नेट का इस तरह से मूवमेंट जो हो रहा है वो इस चीज को सिद्ध करता है कि कुंडली, ये जो लपेटी हुई तार है वही कुंडली है, उसके आसपास यदि मैग्नेट का इस तरह से मूवमेंट होता है कि एन ध्रुव का पास आना या एन ध्रुव का दूर जाना, एस ध्रुव का पास आना या एस ध्रुव का दूर जाना, उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो ये समझने के लिए था, हमारा काम यहीं तक है। हमको, अब कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप लोग तो आपको मैथमेटिकल टर्म्स इक्वेशंस के बारे में ज्यादा समझना है। ठीक है, उस पे अपन चलते हैं इससे मूव करके। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कुंडली के आपेक्षिक गति की वजह से, वाइस वर्सा इलेक्ट्रिक फील्ड या धारा प्रोड्यूस होता है चुंबक की आपेक्षिक गति से। तो अब हमें थोड़े से मैथमेटिकल टूल्स को इकट्ठे करते चले जाना है, क्योंकि इस यूनिट में आपको मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में भी स्टडी करना है। तो फैराडे का जो नियम आपने थ्योरेटिकल जाना, उसका हमको एक इंटीग्रेशन फॉर्म जानना है और डिफरेंशियल फॉर्म भी जानना है। तो परीक्षा में पूछ भी सकता है कि फैराडे के नियम के समाकलन रूप को व्युत्पन्न कीजिए या लिखिए या अवकलन रूप को लिखिए। तो क्या होता है, बहुत इजी सा छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्म है कि माना कि किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र B है जो कि क्षेत्रफल S से होकर गुजर रहा है। तो इस परिपथ में मान लीजिए E प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं जी ये वाला कि फैराडे ने नियम ने E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ये दिया जाता है। अब इस क्षेत्रफल से होकर जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डी एस। ये तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग प्रीवियस यूनिट से कि चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी सरफेस एरिया से होके जाने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन या उसका जितना बल रेखाओं की संख्या है, तो सरफेस इंटीग्रेशन से प्रदर्शित करते हैं। अब इस इक्वेशन में समीकरण एक, ये जो दिया है, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों का आप टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, फाई का डी फाई अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ये हो गया, बी डी एस ये मिल गया आपको। इसके जगह हम क्या रख सकते हैं जी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ई को रिप्रेजेंट करता है। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डी एस, ये इक्वेशन 2 मिल गया आपको। अब एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे कि ई की क्या परिभाषा होती है, फिजिकल परिभाषा, कि एकांक धनावेश को पूरे लाइन में चलाने में जितना काम आपको करना पड़ता है लाइन इंटीग्रल के रूप में, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो फाई के जगह आप ये रख देंगे, तो ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन बी डी एस, ये क्या इक्वेशन कहलाएगा, ये जो निकल के आएगा ये फैराडे के नियम का समाकलन रूप कहलाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है, प्रूफ करने को तो कहा जाए तो यहीं तक प्रूफ कर देना है, बहुत ही इजी है ये, बहुत इसमें हेवी चीज कुछ नहीं है, बस परिभाषाओं को लेके किया। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाने के लिए, छोटे से सरफेस एरिया को दिखाने के लिए। ठीक, चलिए इसका समाकलन रूप जानते हैं। याद रखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटेशंस। मैं थ्योरीज पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ना तो बहुत सारे अननेसेसरी डायग्राम्स पे हम बात कर रहे हैं। जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है इसके फिजिक्स में, हम उसको कलेक्ट करते चले जा रहे हैं और उसी से ही क्वेश्चन बनने हैं, और वही आपका बेस है इसके लिए। ठीक है,
चलिए, फैराडे का नियम का अवकलन रूप निकालना है तो क्या होगा जी, ये हमने अभी प्रोड्यूस किया, कौन सा, इक्वेशन नंबर 1 को, ये ऊपर हमने दिया है जी कि ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस। स्टोक का थ्योरम याद करिए, फर्स्ट यूनिट में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टोक का नियम क्या कहता है जी, कि किसी भी परिपथ का लाइन इंटीग्रल उस परिपथ के से संबंधित विद्युत क्षेत्र के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। आप स्टोक का थ्योरम जरूर देखिए, फर्स्ट यूनिट पे जाके उसके लेक्चर पे बहुत क्लियरिटी से आपको समझाया गया है और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो स्टोक का नियम का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या कहता है स्टोक का नियम, कि किसी भी परिपथ से संबंधित विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वह उस परिपथ से संबंधित विद्युत क्षेत्र के कर्ल के सतही समाकलन या सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां ये लाइन इंटीग्रल ईडीएल लिखा है, वहां आप ये डबल सरफेस इंटीग्रेशन और डेल क्रॉस ई मतलब कर्ल ऑफ ई डी एस रख देंगे और फिर सिंपल सा दोनों पक्षों की तुलना करनी है। तो ये आपने जब ने इसमें रखा, इस तरफ ये रखा और ये रखा, तो अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में आप देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन है, उसकी तुलना कर लीजिए। तो सरफेस इंटीग्रेशन जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ से मिलेगा डेल क्रॉस ई जो कि ये रहा, और यहाँ से मिलेगा माइनस डी वी बाई डी टी। इस तरह से, या तो इसे जब आप कर्ल में लिखेंगे तो कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी। तो ये एक इक्वेशन है फैराडे के इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म, या मैं कहूँ कि ये एक मैक्सवेल इक्वेशन भी है, ये एक मैक्सवेल इक्वेशन भी है। डेल क्रॉस ई क्या चीज है जी, मैक्सवेल इक्वेशन का एक इक्वेशन है, आगे जब आएगा तो हम इसे जानेंगे। अच्छा, ये अब जो निकाल के लेके आए हैं उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, शब्दों में क्या उसका अर्थ है, उसको जानते हैं यहाँ पे। देखिए कि इस इक्वेशन के आधार पे एक छोटा सा रिजल्ट आया, उसको समझिए क्या है फिजिकल मीनिंग, कि यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ पे क्लियर है कि डेल बी अपॉन डेल टी, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हो, डेल बी अपॉन डेल टी का क्या मतलब है, समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, बराबर क्या, ई करली, करली मतलब राउंड राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान तो ये पहला ये हो गया, क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा, यदि चुंबकीय क्षेत्र नियत है, कांस्टेंट है, तब dv बाई dt क्या होगा जी, जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र b कांस्टेंट है तो डेल अपॉन डेल टी क्या मिल गया, जीरो मिल गया, मतलब डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। कर्ल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो कब होता है, जब पहले यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है, कोई क्षेत्र यदि संरक्षित क्षेत्र है, कोई भी विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र अगर संरक्षित कंजर्वेटिव फील्ड है तो उससे संबंधित कर्ल का मान क्या होता है जी, जीरो होता है। मतलब ये फिर मैग्नेटो इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस बन गया। चुंबकत्व तभी तक उत्पन्न हो रहा है जब परिवर्तन हो रहा है, हिल डुल रहा है चुंबक। अभी हमने विजुअल में देखा ना कि चुंबक रोटेट हो रहा है, पास आ रहा है कुंडली के, दूर जा रहा है। वैसे कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन यदि कांस्टेंट है, रुक गया तो जीरो हो गया। रुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मतलब जो भी फील्ड बनेगा वो सिंपल जो सर्किट है इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट उसकी वजह से बनेगा, जो कि क्या कहलाएगा, स्थैत विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये बोला जाता है ना कि ये वाला देखिए, स्थैत विद्युत में विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। डेल क्रॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जीरो। अर्थात स्थिर विद्युत में विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, मतलब कर्ल विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, जीरो होता है। तो ये एक रिजल्ट है इस चीज का। ठीक, अब ये माइनस साइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये माइनस डेल बी अपॉन डेल टी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फैराडे का नियम क्या कहता है, ये सरसरी तौर पे आप जाने कि दो नियम फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेटमेंट, कि जब किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में हम क्या करते हैं जी, परिवर्तन करते हैं, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, बहने वाली धारा के जस्ट विपरीत होती है। ठीक, ये आप जब अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वतः प्रेरकत्व पढ़ेंगे तो दिशा के साथ हम इसको जानेंगे, यहाँ पे बहुत जरूरत नहीं है। अब एक सवाल ये उठता है कि जो विजुअल आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे देख रहे थे कि एक कुंडली बस लपटा हुआ था और बल्ब था। ठीक, अभी जो इससे पहले हम लोगों ने एक विजुअल देखा था कि इसमें
इस तरह से बस तार लपेट दिए थे और एक बल्ब लगा दिए थे हम लोग यहाँ पर, इस तरह से, और केवल यहाँ पे मैग्नेट को आगे पीछे अगर कर रहे थे तो ये जल रहा था, इसमें बिजली उत्पन्न हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि ये करंट यहाँ पे आ कहाँ से रहा है? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से आ रहा है, लेकिन है क्या चीज? ऊर्जा। करंट ऊर्जा का ही रूप है, तो वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? तो इस चीज का जवाब लेंज का नियम कहता है। इस कॉन्सेप्ट में जो दूसरा नियम लेंज का नियम है, वो क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो लेंज का नियम इस चीज को बताता है कि मैग्नेट और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने की वजह से क्यों करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है। तो जो ऊर्जा इस चुंबक को आगे पीछे करने में लग रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी आप यहाँ पर इस मैग्नेट के मूवमेंट में लग रहा है, वही मैकेनिकल एनर्जी इस बल्ब के साथ, इस बल्ब में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होता है। मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो रही है ना नष्ट हो रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, चुंबक को जो घुमा रहे हैं आप, ठीक, चुंबकों का जो ध्रुवों का खिंचाव है, उसमें जो बल लग रहा है, वही बल उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो एक तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो लेंज का नियम क्या कहता है जी, कि विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके वजह से वो उत्पन्न होता है। क्या कहता है कि उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। मतलब कुंडली और चुंबक में आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं लेंज के नियम का, तब इसको और अच्छे से जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, लेंज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी परिपथ में आप प्रेरित धारा उत्पन्न प्रवाहित कराते हैं, ठीक, 1 सेकेंड, ओके, यदि किसी परिपथ में आप प्रेरित धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके से वह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, ऐसा कहा जा सकता है। चित्र को देखिए, जब चुंबक को आप इस कुंडली के पास लेके आ रहे हो, तो ये कुंडली भी एन ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है। एन ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है, मतलब एन और एन में क्या होगा जी? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा का कहने का मतलब है कि चुंबक और कुंडली के पास आने का विरोध कर रहा है। वो जो फोर्स इसके बीच में लगेगा, प्रतिकर्षण बल, वही बाद में विद्युत धारा के रूप में प्रदर्शित होता है ना। अब दूसरे कंडीशन में क्या है? यदि आप इस कुंडली को दूर ले जा रहे हो, ये चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जा रहे हो, एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हो, तो ये कुंडली एस ध्रुव बन जाता है यहाँ पर। मतलब वो उसको दूर मत ले जाओ बोल रहा है। और दोनों ही कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है। चुंबक जब पास आता है सर्किट के तो करंट फ्लो होता है, जब तेजी से दूर जाने लगता है तो करंट फ्लो होता है। तो ये जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इस प्रक्रिया का विरोध करता है, और इसीलिए इस फॉर्मूले में आप माइनस साइन यूज करते हैं। इस प्रक्रिया में माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन ये बताता है कि ये इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है जो ई उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे चुंबक को पास ला रहे हैं तो कुंडली एन बन गया, चुंबक को दूर ले जा रहे हो तो कुंडली एस बन गया। दूर ले जा रहे हो तो दूर मत ले जाओ, एस एन एस में क्या होगा? आकर्षण होगा, तो इस तरफ एक आकर्षण बल लगाएगा। और यहाँ पर एन एन है तो ये एक दूसरे के को क्या लगाएंगे जी? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, दूर करेंगे। ठीक, तो यही लेंज का नियम है जिसको ऊर्जा संरक्षण के नियम के तहत का कहा जाता है कि लेंज का नियम क्या है जी? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा फैराडे का नियम और लेंज का नियम, उसको हमने विजुअल से और स्टेटमेंट से अच्छे से समझा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है और स्वतः प्रेरकत्व क्या है, स्वतः प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, और एक सिंगल कॉइल के लिए, डबल कॉइल के लिए उसका कैलकुलेशन करेंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक, तो यहाँ के लिए इस फॉर्म को अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा कि फैराडे का नियम क्या होता है, उसका अवकल स्वरूप क्या होता है और समाकलन स्वरूप क्या होता है, लेंज का नियम क्या है, ये सब चीज अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।